2017 की शुरुआत में मुंबई शहर की एक सुबह शुष्क मौसम की उमस भरी और दमघोंटू हवा सामान्य से पहले आ गई थी। ठाणे के एक पुलिस स्टेशन में सुबह का काम, जो आमतौर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक ही सीमित रहता था, अचानक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के आने से बाधित हो गया। ये व्यक्ति नीले रंग की पुरानी और फीकी पड़ चुकी सफाई कर्मचारी की वर्दी पहने हुए था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पसीने से भीगा हुआ था और वो सीधे ड्यूटी रूम में घुस आया, लगभग गिरते गिरते। साहब, लाश मिली है, वो हाँफ रहा था। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी और भारी हो गई थी। प्रोजेक्ट एरिया में खाली जमीन पर एक लाश है। ड्यूटी रूम में मौजूद सभी अधिकारी और सिपाही तुरंत खड़े हो गए। शांत हो जाओ, एक सब इंस्पेक्टर ने उस आदमी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ तेजी से वॉकी टॉकी पर चल रहे थे। साफ साफ बताओ, तुमने इसे कहां और कब देखा? मैं कंपनी का सफाई कर्मचारी हूं। उस आदमी ने गहरी सांस लेने की कोशिश की। आज सुबह मैं हाईटेक जोन के पास रुके हुए प्रोजेक्ट एरिया की अंदरूनी सड़क से कचरा उठा रहा था। वो सड़क बहुत सुनसान है, चारों तरफ घास उगी हुई है। मुझे बहुत तेज बदबू आई, लगा किसी जानवर की लाश होगी। मैंने घास हटाकर देखा तो हे भगवान, वो बुरी तरह कांपने लगा। एक आदमी झाड़ियों में औंधे मुंह पड़ा था। खून से उसकी पूरी शर्ट काली पड़ गई थी। मैं बहुत डर गया और सीधे यहां भाग आया। एक हत्या और एक फेंकी हुई लाश की खबर तुरंत ठाणे पुलिस के कमांड हेडक्वार्टर और मुंबई पुलिस के विशेषज्ञ विभागों को तत्काल रिपोर्ट की गई। मामले की प्रकृति विशेष रूप से गंभीर थी। उस समय ठाणे एक विशाल क्षेत्र था, जिसमें जटिल भूभाग और अनगिनत परित्यक्त परियोजना स्थल थे। अधूरे निर्माण कार्य अपराधियों के लिए अपराधों को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए आदर्श स्थान बन गए थे। 30 मिनट से भी कम समय में सफाई कर्मचारी द्वारा बताए गए खाली मैदान के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सायरन की आवाज ने सुबह की शांति को चीर दिया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजय कुमार, एक अनुभवी आपराधिक पुलिस अधिकारी, सीधे घटनास्थल पर मौजूद थे। घटनास्थल, जैसा कि बताया गया था, एक बेहद सुनसान इलाका था। एक अधूरी डामर की सड़क एक ऐसे शहरी क्षेत्र की ओर जाती थी जो केवल नक्शों पर मौजूद था। सड़क के दोनों ओर घास सिर से भी ऊंची उगी हुई थी, जिसमें निर्माण का मलबा मिला हुआ था। पीड़ित का शव, एक युवक, डामर की सड़क से लगभग 10 मीटर दूर घनी बबूल की झाड़ियों में औंधे मुंह पाया गया था। पीड़ित ने जीन्स और एक नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, जो एक राइड हेलिंग टैक्सी कंपनी की वर्दी जैसी लग रही थी। शर्ट खिसकी हुई थी और पीठ का हिस्सा सूखे हुए खून की एक बड़ी मात्रा के कारण गहरे भूरे रंग का और कड़ा हो गया था। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सावधानी से पीड़ित के शव को पलटा। वो लगभग 30 से 35 साल का एक आदमी था। मुंबई की गर्म और नम जलवायु के कारण चेहरे पर सड़न के हल्के लक्षण दिखने लगे थे, जिससे पता चलता था कि मौत लगभग 24 घंटे पहले हुई थी। और मौत का कारण स्पष्ट था। पीड़ित की छाती और पेट पर चाकू के कई घाव थे। कम से कम 3 गहरे घातक घाव थे, जिनसे आंतरिक अंग फट गए थे और अत्यधिक खून बह गया था। घटनास्थल की स्थिति क्या है? डीसीपी कुमार ने पूछा। फॉरेंसिक टीम के कमांडर ने रिपोर्ट दी। सर, ये स्पष्ट रूप से एक डकैती का मामला लग रहा है। उन्होंने पीड़ित की ओर इशारा किया। जीन्स की दोनों आगे की जेबें और पिछली जेब बाहर की ओर निकली हुई थीं। पीड़ित का बटुआ, पहचान पत्र और मुख्य मोबाइल फोन गायब था। हालांकि उन्होंने एक टूटा हुआ पुराना नोकिया ब्लैक एंड व्हाइट फोन उठाया। हत्यारे ने ये फोन छोड़ दिया, शायद इसलिए कि ये कीमती नहीं था। हमें गाड़ी की चाबियां भी नहीं मिली। जांचकर्ताओं के दिमाग में तुरंत एक प्रारंभिक परिदृश्य बन गया। ये हत्या और डकैती का मामला था। पीड़ित संभवतः एक टैक्सी या राइड हेलिंग ड्राइवर था। हत्यारा एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने यात्री होने का नाटक किया। उन्होंने पीड़ित को इस सुनसान इलाके में बुलाया, फिर उसकी हत्या कर दी
उसका बटुआ, महंगा फोन और शायद गाड़ी भी लूट ली और फिर लाश को झाड़ियों में खींचकर ठिकाने लगा दिया। तुरंत पीड़ित की पहचान करो, डीसीपी कुमार ने आदेश दिया। हालांकि हत्यारे ने सारे कागजात ले लिए थे। फिर भी पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। उस पुराने फोन के आधार पर, जिसमें सिम अभी भी था, भले ही बैटरी खत्म हो गई थी, और विशेष रूप से पीड़ित के फिंगरप्रिंट के आधार पर, केवल 2 घंटे के भीतर उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति की पहचान स्पष्ट हो गई। पीड़ित का नाम रोहन शर्मा, 34 वर्ष, गोवंडी का निवासी था, और जैसा कि अनुमान लगाया गया था, उसके परिवार ने पुष्टि की कि रोहन एक राइड हीलिंग कंपनी, उस समय उबर या ओला, के लिए ड्राइवर था। पुलिस स्टेशन में रोहन की पत्नी रोते रोते बेहोश हो गई। उसने पुष्टि की कि रोहन एक दिन पहले सुबह काम के लिए घर से निकला था और कल रात लगभग 8 बजे से परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं था। उसका मुख्य फोन बंद था। मामले को एक आधार मिल गया था। पीड़ित एक ड्राइवर था, तो उसकी कार कहां थी? रोहन की कार एक सिल्वर टोयोटा इटियोस, जिसके लाइसेंस प्लेट नंबर की पहचान हो गई थी, कि तत्काल तलाशी का आदेश पूरे शहर में जारी कर दिया गया। जांच टीम का मानना था कि कार सबसे महत्वपूर्ण सबूत थी, जिसे हत्यारा भागने या बेचने के लिए ले गया होगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पहला विरोधाभास सामने आया। एक ऐसा विरोधाभास जिसने कार लूटने के लिए हत्या की पूरी थ्योरी को हिला दिया। रोहन की इटियोस मिल गई। उसे बेचा नहीं गया था, न ही उसके पुर्जे निकाले गए थे। वो ठाणे के ही एक और इलाके में एक सुनसान बंद गली में लावारिस पाई गई। ये शव मिलने की जगह से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। कार सामान्य रूप से बंद थी, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा खोला तो एक भयानक दृश्य सामने आया। पूरी ड्राइवर की सीट खून से लथपथ थी। खून सूख चुका था, जिससे सीट पर एक बड़ा धब्बा बन गया था। खून स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और गियर स्टिक पर भी फैला हुआ था। स्पष्ट रूप से यही पहला अपराध स्थल था। पीड़ित को ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए ही मार दिया गया था। हत्यारा यात्री सीट पर या पीछे की सीट पर बैठा था और उसने हमला किया। रोहन को मारने के बाद हत्यारे ने कुछ बहुत अजीब किया। उन्होंने कार नहीं लूटी, बल्कि लाश को कार में रखकर उसे उस खाली मैदान तक ले गए। फिर उसने पीड़ित की लाश को कार से बाहर निकाला और झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन लाश क्यों फेंकी? अगर ये डकैती थी तो वे बस लाश फेंककर कार लेकर भाग जाते। लेकिन नहीं, लाश फेंकने के बाद हत्यारा कार को और 5 किलोमीटर दूर उस बंद गली तक ले गया, फिर कार को वहीं छोड़कर भाग गया। ये परिदृश्य एक सामान्य डकैती के लिए बहुत जटिल और अतार्किक था। आजकल के लुटेरे, एक युवा जासूस ने कहा, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। हत्या करना, बटुआ और फोन लेना काफी है। कार लूटना मुश्किल है। उसे बेचना और ट्रैक होना आसान है। हो सकता है कि वे हत्या के बाद घबरा गए और कार छोड़ दी। ये तर्कसंगत नहीं है। डीसीपी कुमार ने सिर हिलाया। अगर वे घबरा जाते तो वे लाश फेंकने की जगह पर ही कार छोड़ देते। वे और 5 किलोमीटर ड्राइव करने का जोखिम क्यों उठाते? कई रिहायशी इलाकों से गुजरते हुए एक और गली में कार छोड़ने के लिए ये व्यवहार घबराहट जैसा नहीं लगता, ये एक गणना की तरह लगता है। और एक और बात, हत्यारे ने जानबूझकर घटनास्थल को सजाया था। रोहन की लाश को कार से निकालने के बाद हत्यारा वापस आया, दरवाजे और हैंडल पर खून के कुछ धब्बे पहुंचने की कोशिश की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने लाश के पास डकैती का एक दृश्य बनाया। पीड़ित की जेबें बाहर निकाल दी, उसका बटुआ ले लिया। डीसीपी कुमार ने विश्लेषण की ओर इशारा करते हुए कहा, एक झूठा परिदृश्य है। हत्यारा चाहता है कि हम ये विश्वास करें कि ये एक यात्री द्वारा की गई एक यादृच्छिक डकैती थी। वो चाहता है कि हम बाइक और टैक्सी लूटने वाले गिरोहों की जांच पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि जांच को भटकाया जा सके। तो अगर ये डकैती नहीं है, एक जांचकर्ता ने पूछा, तो ये क्या है? ये बदला है, डीसीपी कुमार ने कहा। उनकी आवाज कठोर हो गई। ये एक सोची समझी हत्या है। हत्यारा और पीड़ित शायद एक दूसरे को जानते थे। हत्यारा कार में बैठा, वे दोनों कहीं गए। कार में कोई विवाद हुआ। हत्यारे ने हमला किया
और फिर हत्यारे ने जानबूझकर सब कुछ एक डकैती की तरह सजाया ताकि अपनी पहचान छिपाई जा सके। अगर ये व्यक्तिगत बदला लेने का मामला था तो जांच की पूरी दिशा बदलनी होगी। अब लुटेरों के गिरोह को नहीं, बल्कि रोहन के रिश्तों को खोजना होगा। जांच तुरंत पीड़ित की पत्नी पर केंद्रित हो गई। क्या रोहन का किसी से कोई विवाद था? क्या उस पर कोई कर्ज था या कोई विवाहितर संबंध था? जबकि जासूसी टीमें पीड़ित का प्रोफाइल बनाने लगी थीं, कार फोरेंसिक वर्कशॉप में एक छोटा सा विवरण जो मामले का महत्वपूर्ण मोड़ था, खोजा गया। रोहन की ईटीओस एक पुराना मॉडल थी, लेकिन रोहन ने सावधानी से खुद एक उपकरण लगाया था। ये एक छोटा काला डैश कैम था जो रियर व्यू मिरर के पीछे छिपा हुआ था। हत्यारा घबराहट में रात के अंधेरे में खून के धब्बे पोंछने और लाश को ठिकाने लगाने में इतना व्यस्त था कि उसे इसके अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। मेमोरी कार्ड अभी भी अंदर है सर, एक तकनीशियन चिल्लाया। सभी ने अपनी सांस रोक ली। वे जानते थे कि पूरे मामले का जवाब शायद उस छोटे से मेमोरी कार्ड में छिपा है। रियर व्यू मिरर के पीछे छिपे उस छोटे से डैशकैम की खोज ने जांच टीम के सभी सदस्यों के शरीर में बिजली की लहर दौड़ा दी। एक ऐसे मामले में जहां हत्यारे ने जानबूझकर एक झूठा घटनास्थल बनाया था, सबूत मिटाए थे और हथियार को ठिकाने लगा दिया था। एक अक्षुण्ण रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलना भगवान का दिया हुआ उपहार था। सभी सिद्धांत, सभी अनुमान अब सत्यापित किए जा सकते थे। मेमोरी कार्ड अभी भी है, उसने इसे नहीं देखा। तकनीशियन की चीख ने फोरेंसिक वर्कशॉप में चुप्पी तोड़ दी। सभी की निगाहें तुरंत डीसीपी अजय कुमार की ओर मुड़ गईं। श्री कुमार एक अनुभवी आपराधिक पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अनगिनत त्रासदियां देखी थीं, भी अपनी घबराहट नहीं छिपा सके। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। इसे तुरंत निकालो, सारा डेटा विश्लेषण कक्ष में भेजो, मैं इसे अभी देखना चाहता हूं। छोटे से मेमोरी कार्ड को सावधानी से निकाला गया, सील किया गया और तत्काल कमांड सेंटर में भेज दिया गया। युद्ध कक्ष में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभी प्रमुख जांचकर्ता मौजूद थे। बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन जो घटनास्थल का नक्शा और कार की आवाजाही का आरेख दिखा रही थी, बंद हो गई और फिर एक वीडियो प्लेयर के इंटरफेस में बदल गई। एक तकनीशियन कंप्यूटर के पास बैठा था, उसका हाथ माउस पर आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। रिपोर्टिंग सर, उसने कहा, प्रारंभिक जांच में मेमोरी कार्ड की क्षमता बड़ी है और ये ओवरराइट करता है। अंतिम वीडियो फाइल, जो सबसे लंबी भी है, परसों रात को रिकॉर्ड की गई थी। शुरू होने का समय शाम 7:15 है। इसे चलाओ। डीसीपी कुमार ने आदेश दिया। एक क्लिक, वीडियो शुरू हुआ। प्रारंभिक छवि एक कार के विंडशील्ड से एक परिचित कोण थी। पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कार मुंबई की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर चल रही थी, शायद थाने या उसके आसपास का क्षेत्र। स्ट्रीट लाइट, मोटर बाइकों की रोशनी चमक रही थी। कार के इंजन की धीमी आवाज के साथ धीमे बज रहे रोमांटिक संगीत की आवाज मिली हुई थी। पीड़ित रोहन शर्मा शायद एक यात्री को लेने जा रहा था या अभी अभी किसी को छोड़ा था। लगभग 10 मिनट बाद कार रुकी। वीडियो में दिखा कि ये एक काफी व्यस्त सड़क के किनारे रुकी। यात्री दरवाजा खुला, एक व्यक्ति अंदर आया। कैमरे के कोण के कारण केवल अंदर आने वाले व्यक्ति का हाथ और कंधा ही रिकॉर्ड हो सका। वो एक हल्के रंग की पतली जैकेट पहने हुए था। अंधेरा, बहुत अंधेरा है, एक जासूस ने फुसफुसाया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, देखते रहो। कार फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार संगीत बंद हो गया था। कार के अंदर का माहौल खामोश हो गया। ये थोड़ा असामान्य था। आमतौर पर ड्राइवर और यात्री गंतव्य के बारे में कुछ बातें करते हैं, लेकिन यहां दोनों चुप थे। कार लगभग 15 मिनट और चली। वीडियो में दिख रहा था कि कार एक बड़ी व्यस्त सड़क से एक छोटी अंधेरी सड़क पर मुड़ रही थी। स्ट्रीट लाइटें कम होती गई और फिर कार एक कच्ची सड़क पर मुड़ गई, जहां लगभग कोई रोशनी नहीं थी। दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं। कभी कभी दूर कुछ अधूरे निर्माण स्थलों से रोशनी चमकती थी। यह स्पष्ट रूप से हाईटेक जोन के आसपास का क्षेत्र था, जहां अनगिनत आंतरिक सड़कें, खाली भूखंड और परित्यक्त परियोजनाएं थीं।
वे कहां जा रहे हैं? एक जांचकर्ता ने आश्चर्य किया। ये घर जाने जैसा नहीं लगता। कार धीमी हो गई और फिर पूरी तरह से रुक गई। इंजन अभी भी चल रहा था। हेडलाइट्स अभी भी आगे की ओर एक खाली भूखंड की पुरानी टिन की दीवार पर रोशनी डाल रही थीं। सब कुछ खामोश हो गया। केवल इंजन की नियमित गड़गड़ाहट की आवाज थी और फिर आवाजें शुरू हुईं। मीटिंग रूम में सभी ने अपनी सांस रोक ली। डैश कैम का ऑडियो रिकॉर्डर बहुत संवेदनशील था। इसने कार के अंदर की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। एक महिला की आवाज आई, कांपती हुई, कुछ हद तक सिसकती और गिड़गिड़ाती हुई। मैं आपसे विनती करती हूं, मैं आपके पैर पड़ती हूं रोहन, मुझे छोड़ दो। मेरे पति को मुझ पर शक होने लगा है। अगर उन्हें पता चला, अगर उन्होंने वो क्लिप देखी तो वो मुझे मार डालेंगे। पूरी जांच टीम में हलचल मच गई। महिला? हत्यारा एक महिला है। पुरुष लुटेरों के गिरोह का सिद्धांत पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। डीसीपी कुमार का प्रेम प्रसंग में बदले का सिद्धांत पूरी तरह से सही था। फिर पीड़ित रोहन की आवाज आई। उसकी आवाज शांत थी, यहां तक कि कुछ हद तक व्यंग्यात्मक और अभिमानी भी। मरना? तुम्हें मरने से डर लगता है? जब तुम अपने पति से छिपकर मेरी कार में आती थीं, मेरे साथ सोती थीं, तब तुम्हें डर नहीं लगा। अब तुम ऊब गई हो, तुम छोड़ना चाहती हो। इतना आसान नहीं है। प्रिया। तकनीशियन ने तुरंत ये नाम फाइल में टाइप कर दिया। प्रिया नाम की महिला की आवाज और भी हताश हो गई। मैं आपके पैर पड़ती हूं। मैं जानती हूं कि मैंने गलती की। मैं मूर्ख थी। आपको जितने पैसे चाहिए मैं व्यवस्था करूंगी। मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। कृपया। क्लिप को डिलीट कर दो। उसे मेरे पति को मत भेजो। क्लिप? डीसीपी कुमार ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्लिप? ये तो निर्भर करता है। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे कुछ पैसों की जरूरत है? मैंने कहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आवाज धमकी भरी हो गई। आज रात तुम्हें यहीं मुझे खुश करना होगा। अगर तुम नहीं मानोगी तो कल सुबह तुम्हारा पति सबसे पहले उस क्लिप का आनंद लेगा। तुम चुनो। तुम। प्रिया की आवाज गैन गई। तुम एक कमीने हो। तुम एक जानवर हो। तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने मुझे धोखा दिया। मजबूर किया? रोहन की आवाज तेज हो गई। तुम भी अपनी मर्जी से आई थीं। अब चुनो, या तो मुझे खुश करो या तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा। जल्दी। चुप्पी छा गई। केवल प्रिया की हांफने और सिसकने की आवाज थी। फिर अचानक प्रिया की चीख सुनाई दी, लेकिन ये विनती की चीख नहीं थी। ये एक कोने में फंसे जानवर की अत्यधिक घृणा की चीख थी। छोड़ो मुझे कमीने। उसके तुरंत बाद एक दर्द भरी चीख, ये रोहन की आवाज थी। उसके बाद हाथापाई की आवाजें, धम धम की आवाजें, फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज, एक घुरघुराने की आवाज। ये गले से खून निकलने की आवाज थी। पूरा मीटिंग रूम सन्न रह गया। वे सीधे एक इंसान की जान लिए जाने की प्रक्रिया को सुन रहे थे। हाथापाई बंद हो गई। केवल प्रिया की हांफने और पागलों की तरह रोने की आवाज थी। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मेरा इरादा नहीं था। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मर गया, वो मर गया। ऑडियो टेप चलता रहा। प्रिया का रोना कुछ मिनटों तक चला, एक पूरी तरह से घबराहट भरा रोना। और फिर वीडियो, जो केवल टिन की दीवार दिखा रहा था, हिलने लगा। ड्राइवर की तरफ का कार का दरवाजा खुलने की आवाज। धम। एक भारी आवाज, जैसे कुछ कार से जमीन पर गिरा हो। वो रोहन का शव था। फिर प्रिया की आवाज अभी भी रोते हुए बुदबुदा रही थी। छिपाना होगा, इसे छिपाना होगा। वीडियो चलता रहा। पीछे का दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज। ऐसा लगा जैसे प्रिया पीछे की सीट पर चली गई। रोहन के शव को धकेलने या खींचने की कोशिश कर रही थी या पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं। अगली घटना ने पूरे परिदृश्य को वास्तव में स्पष्ट कर दिया। ड्राइवर की सीट का दरवाजा फिर से खुला और बंद हुआ। कार चलने लगी। वो कार चला रही है। एक जासूस चिल्लाया। डैश कैम अभी भी चालू था। हत्या के बाद की पूरी यात्रा को रिकॉर्ड कर रहा था।
प्रिया अत्यधिक घबराहट में अभी भी इतनी शांत थी कि अपने प्रेमी की लाश को ले जा रही कार को चला सके। अपराध स्थल टिन की दीवार वाले मैदान से दूर। कार रात में सुनसान सड़कों से गुजरी। लगभग 10 मिनट बाद कार रुकी। रिकॉर्ड की गई आवाज ड्राइवर का दरवाजा खुलने की थी। घास पर कदमों की खड़खड़ाहट, एक बहुत भारी चीज को घसीटने की आवाज, सर सर। फिर प्रिया की हांफने की आवाज, अव्यवस्था की आवाज, जेब की आवाज, शायद बेल्ट की आवाज। वो डकैती का दृश्य बना रही थी। कुछ मिनटों बाद प्रिया कार में वापस आई। ड्राइवर का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कार फिर से स्टार्ट हुई और चलने लगी। वीडियो ने लगभग 5 किलोमीटर की और यात्रा रिकॉर्ड की, जो अधिक रिहायशी इलाकों से होकर गुजरी। अंत में कार एक बंद गली में मुड़ी और रुक गई। अंतिम आवाज कार का दरवाजा खुलने की थी। कैमरे पर छवि हिली। खून से सना एक महिला का हाथ डैशबोर्ड की ओर बढ़ा, पोंछने की कोशिश कर रहा था। उस हाथ ने स्टीयरिंग व्हील, गियर स्टिक और फिर रियर व्यू मिरर को भी पोंछा। लेकिन वो चूक गई। उसने उस छोटे से डैश कैम को नहीं देखा या उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी, जो चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कार का दरवाजा जोर से बंद हुआ। तेजी से भागते हुए कदमों की आवाज। वीडियो समाप्त हो गया। पूरा मीटिंग रूम पिन ड्रॉप साइलेंस में था। लगभग 1 घंटे के टेप ने पूरे अपराध को पूरी तरह से फिर से बना दिया था। संवेदनशील क्लिप के साथ ब्लैकमेल का मकसद, बहस का विकास, छुरा घोंपकर हत्या, लाश को 10 मीटर दूर ले जाकर ठिकाने लगाना, डकैती का दृश्य बनाना और अंत में कार को छोड़ना। सभी विरोधाभास हल हो गए थे। हत्यारे ने कार क्यों नहीं लूटी? क्योंकि हत्यारा लुटेरा नहीं था। लाश फेंकने की जगह और कार छोड़ने की जगह इतनी दूर क्यों थी? क्योंकि हत्यारा घबराहट में कार को यथासंभव दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लाश को एक जगह, कार को दूसरी जगह फेंककर जांच को भटकाने के लिए। डीसीपी कुमार खड़े हुए। उनका चेहरा कठोर था। सब कुछ स्पष्ट है। हत्यारा प्रिया नाम की एक महिला है। ये एक प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला है, जो धमकी दिए जाने और कोने में धकेल दिए जाने के कारण हुआ। उन्होंने जांच टीम के प्रमुख की ओर रुख किया। तुरंत पीड़ित रोहन शर्मा की पृष्ठभूमि की जांच करो। उसके सभी कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप, फेसबुक संदेशों की जांच करो। प्रिया नाम की उन सभी महिलाओं को खोजो जिनका उससे कोई संबंध था। वीडियो में आवाज का मिलान करो। मैं चाहता हूं कि प्रिया का प्रोफाइल 6 घंटे के भीतर मेरी मेज पर हो। तलाशी अभियान शुरू हुआ। उस डैशकैम से मिले वीडियो ने अपनी भयानक आवाजों के साथ मामले की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया था। ये अब एक यादृच्छिक टैक्सी डकैती नहीं थी, बल्कि एक प्रेम त्रासदी थी जिसका अंत खून से हुआ था। एक ऐसी हत्या जिसमें हत्यारा खुद अपने पाप और अपने डर का शिकार था। डीसीपी अजय कुमार, जांच के प्रमुख, अच्छी तरह से जानते थे कि वे एक गैर पेशेवर हत्यारे का सामना कर रहे हैं। प्रिया, हत्यारा, ने अत्यधिक घबराहट और कोने में धकेल दिए जाने पर काम किया था। लेकिन ये घबराहट पीड़ित की क्रूरता के साथ मिलकर उसे एक ठंडे खून वाले हत्यारे में बदल दिया था। अब जांच टीम का काम, जो पहले एक अज्ञात लुटेरों के गिरोह को खोजने जैसा था, अब संकुचित हो गया था। लेकिन कम जटिल नहीं था। 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले शहर में प्रिया कौन है? पूरी ताकत लगा दो। डीसीपी कुमार ने टेप देखने के तुरंत बाद एक आपातकालीन बैठक में आदेश दिया। जांच 3 दिशाओं में आगे बढ़ेगी। पहली, पीड़ित रोहन शर्मा का पूरा प्रोफाइल बनाना। दूसरी, डिजिटल विश्लेषण, हर इलेक्ट्रॉनिक डेटा को खंगालना। तीसरी, आवाज का मिलान। शुरू करो। पहली जांच टीम तुरंत तैनात कर दी गई। उन्हें यह जानना था कि रोहन शर्मा किस तरह का व्यक्ति था। जासूस एक बार फिर पीड़ित की पत्नी के पास गए। इस बार बातचीत केवल सांत्वना नहीं थी। रोहन की पत्नी एक दुबली पतली परेशान महिला अपने पति की मौत के सदमे से अभी भी उभर नहीं पाई थी। बहन जी, एक महिला जांचकर्ता ने सावधानी से शुरू किया, काम के अलावा क्या रोहन के कोई जटिल रिश्ते थे? क्या आपको कभी उस पर बेवफाई का शक हुआ? ये सुनकर जो पत्नी रो रही थी अचानक रुक गई। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके दोनों हाथों ने एक रुमाल को मरोड़ दिया।
एक लंबी चुप्पी। वो एक ड्राइवर था, उसने फुसफुसाया। बहुत से लोगों से मिलता था, मैंने भी लोगों को तरह तरह की बातें करते सुना था, लेकिन वो घर पर हमेशा पूरे पैसे देता था। मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। क्या आपने कभी उसे प्रिया नाम की किसी महिला का जिक्र करते सुना है? पत्नी ने सिर उठाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिया? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिचकिचाई। लगभग 2-3 महीने पहले एक बार वो नशे में था। वो घर आया और क्लिप और किसी शिकार के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा। कहा कि औरतें क्या जाने। क्लिप, ये मेल खाता था। जासूस समझ गए कि वे एक ऐसे पीड़ित का सामना कर रहे हैं जो बिल्कुल भी भोला नहीं था। रोहन शर्मा एक सौम्य राइड हेलिंग टैक्सी ड्राइवर की आड़ में शायद एक यौन शिकारी था, एक ऐसा व्यक्ति जो भोली भाली महिलाओं, विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को नियंत्रित करने और ब्लैकमेल करने के लिए गंदी चालों का इस्तेमाल करता था। उसने एक खतरनाक खेल खेला था और अंत में उसने अपनी जान से बाजी हार दी थी। इस बीच दूसरी जांच टीम, डिजिटल टीम, पूरी क्षमता से काम कर रही थी। हालांकि रोहन का स्मार्टफोन हत्यारे ने ले लिया था। शायद उसे फेंक दिया गया था, लेकिन दूरसंचार डेटा एक ऐसी चीज है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जांच टीम ने तुरंत नेटवर्क प्रदाता से पिछले 3 महीनों के भीतर रोहन के मुख्य फोन नंबर के सभी कॉल रिकॉर्ड, संदेश और सेल टावर लोकेशन डेटा निकालने का अनुरोध किया। हजारों कॉलों की सूची छापी गई। एक उलझा हुआ जाल। रोहन एक ड्राइवर था। वो हर हफ्ते सैकड़ों ग्राहकों को फोन करता था। फिल्टर करो, कमांडर ने आदेश दिया। उन सभी आने वाली और जाने वाली कॉलों को फिल्टर करो जिनकी अवधि 1 मिनट से अधिक है। उच्च आवृत्ति वाले नंबरों को फिल्टर करो और विशेष रूप से उन नंबरों को फिल्टर करो जो संदिग्ध नामों से संपर्क सूची में सहेजे गए हैं। तकनीकी टीम ने फिल्टरिंग प्रक्रिया शुरू की और उन्हें सिम या क्लाउड पर सहेजी गई संपर्क सूची में मिला। सैकड़ों ग्राहक नामों के अलावा कुछ संदिग्ध नाम थे। स्वीटी SG, बेबी Q7, लिली बेन, और फिर उन्हें वो नाम मिला, प्रिया BKC। एक नाम, एक इलाका। जांचकर्ताओं के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तुरंत प्रिया BKC नाम से सहेजे गए फोन नंबर का मिलान किया और यहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संयोग। इस फोन नंबर ने पिछले 3 महीनों में रोहन से सैकड़ों बार संपर्क किया था। कुछ कॉल आधी रात को थीं, कुछ सुबह जल्दी थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हत्या की रात। शाम 7 बजे प्रिया BKC के नंबर ने रोहन को फोन किया। शाम 7:15 बजे रोहन का फोन प्रिया BKC को लेने के लिए उस स्थान पर गया जो डैश कैम वीडियो से मेल खाता था। शाम 7:15 से 8 बजे तक दोनों फोन नंबरों का लोकेशन डेटा एक साथ चला। वे दोनों बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC से थाने गए और दोनों उस टिन की दीवार वाले मैदान के पास रुके जो अपराध स्थल था। वही है। DCP कुमार ने मेज पर हाथ मारा। कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन फिर एक और विवरण। रात 8:15 बजे हत्या के समय के बाद रोहन का फोन अचानक चला गया, लेकिन प्रिया BKC का नंबर घटना स्थल पर ही स्थिर रहा। इसका क्या मतलब था? उसने अपना फोन फेंक दिया। एक जांचकर्ता ने अनुमान लगाया। उसने रोहन को मारा, घबरा गई और अपना फोन भी घटनास्थल पर या उसके आसपास कहीं फेंक दिया ताकि संपर्क टूट जाए। उसके बाद उसने रोहन की कार चलाई और लाश को ले गई। ये एक संभावना थी, लेकिन जांचकर्ताओं ने एक और अधिक परिष्कृत संभावना के बारे में सोचा। नहीं, दूसरे ने कहा, वो ट्रैक होने से डर रही थी। बहुत संभव है कि उसने फोन बंद कर दिया हो, सिम निकाल दिया हो या उसने कोई दूसरा फोन इस्तेमाल किया हो। लेकिन चाहे जो भी हो, प्रिया BKC फोन नंबर ही कुंजी था। तीसरी जांच टीम, ऑडियो फोरेंसिक टीम भी काम पर लग गईं। उन्हें आवाज की पुष्टि करने की जरूरत थी। हमें मिलान के लिए प्रिया BKC की आवाज का एक नमूना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये जानना था कि प्रिया BKC कौन है। सब्सक्राइबर जानकारी की जांच का आदेश तुरंत भेजा गया। केवल 15 मिनट बाद
हत्यारे का प्रोफाइल सामने आया। फोन नंबर का मालिक प्रिया सिंह नाम की एक महिला थी, 31 वर्ष, स्थायी पता बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक गली, वैवाहिक स्थिति विवाहित। उसके पति का नाम विक्रम सिंह, 38 वर्ष, एक छोटी मैकेनिकल वर्कशॉप का मालिक था। हर विवरण मेल खाता था। एक विवाहित महिला, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ विवाहेतर संबंध, पकड़े जाने का डर। डीसीपी कुमार ने तुरंत आदेश दिया, आवाज का नमूना लो, किसी भी तरह से, लेकिन बिल्कुल गुप्त रूप से। वो अभी भी बाहर है। वो मान रही है कि उसका डकैती का नाटक सफल रहा है। हमें उसे सचेत नहीं करना है। हमें उसे सचेत नहीं करना है। ऑडियो एकत्र करने की एक परिष्कृत योजना तैयार की गई। एक महिला जासूस एक बाजार अनुसंधान कंपनी के कर्मचारी के रूप में ने प्रिया बीकेसी के नंबर पर फोन किया। नंबर पर घंटी बज रही थी। इसका मतलब था कि प्रिया ने फोन नहीं फेंका था। वो घर लौट आई थी और फोन वापस चालू कर लिया था। एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। हेलो, एक कमजोर, थकी हुई और सतर्क आवाज आई। महिला जासूस ने स्पीकर चालू कर दिया, जबकि ऑडियो तकनीशियन बगल में बैठे अपना काम शुरू कर चुके थे। जी, क्या मैं प्रिया जी से बात कर रही हूं? मैं एबीसी मार्केट रिसर्च कंपनी से बोल रही हूं। क्या मैं आपके कुछ मिनट उपभोक्ता आदतों पर सर्वेक्षण के लिए ले सकती हूं? मैं व्यस्त हूं। प्रिया की आवाज कांप रही थी और जल्दबाजी में थी। जी, बस 1 मिनट लगेगा। अगर आप जवाब देती हैं तो आपको 500 रुपए का शॉपिंग वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे परेशान मत करो। प्रिया की आवाज अचानक तेज हो गई। उसमें घबराहट और चिड़चिड़ाहट थी। फिर उसने फोन काट दिया। कॉल केवल 30 सेकंड तक चली, लेकिन ये काफी था। उस छोटी ऑडियो रिकॉर्डिंग को तुरंत विश्लेषण के लिए मशीन में डाला गया। डैशकैम से निकाले गए ऑडियो के बगल में रखा गया। मैं आपसे विनती करती हूं, मैं आपके पैर पड़ती हूं रोहन। नहीं, मैं व्यस्त हूं। तकनीशियनों ने आवृत्ति, स्वर और लहजे की तुलना की। कुछ मिनटों बाद परिणाम डीसीपी कुमार के हाथ में था। रिपोर्टिंग सर, मिलान दर 99% है। प्रिया सिंह की आवाज और रोहन की कार में महिला की आवाज एक ही थी। अपराध की तस्वीर पूरी हो गई थी। पीड़ित रोहन शर्मा, हत्यारा प्रिया सिंह। पीड़ित की प्रेमिका, मकसद पीड़ित द्वारा संवेदनशील क्लिप का उपयोग कर धमकी देना और संबंध बनाने के लिए मजबूर करना। कृत्य, मुलाकात के दौरान बहस में प्रिया ने पहले से लाए गए चाकू से पीड़ित को मार डाला। उसके बाद घबराहट में उसने खुद कार चलाई, लाश को ले गई, लाश को ठिकाने लगाया, डकैती का दृश्य बनाया और फिर कार को दूसरी जगह छोड़ दिया। डीसीपी कुमार का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने अपने सहकर्मियों को देखा जो पिछले 24 घंटों से बिना रुके काम कर रहे थे। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा, प्रिया सिंह की तत्काल गिरफ्तारी और उसके आवास की तलाशी के लिए वारंट को मंजूरी दो। उन्होंने विशेष ऑप्स टीम के प्रमुख की ओर रुख किया। इस विषय ने बेरहमी से हत्या की है। वो एक अस्थिर, घबराई हुई मानसिक स्थिति में है। जब उसे कोने में धकेला जाएगा तो वो चरम व्यवहार कर सकती है। गिरफ्तारी सबसे तेज, सबसे साफ और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए। उस शाम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की वो छोटी सी गली जो आमतौर पर शांत रहती थी, अचानक अजनबियों से भर गई। वे पानी पूरी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा वाले, टहलने वाले युवा जोड़े थे। वे वास्तव में प्रिया के घर को घेरने वाले क्राइम ब्रांच के जासूस थे। वे इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि प्रिया का पति, वो पुरुषवादी व्यक्ति, शराब पीने गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। ये सबसे अच्छा मौका था। लक्ष्य घर पर अकेला था। लक्ष्य घर पर अकेला है। एक जासूस ने रिपोर्ट किया, कार्रवाई करो। 4 जासूस बिजली की तेजी से एक छोटे से घर के दरवाजे पर झपटे। दरवाजा खुल गया। प्रिया सिंह अंधेरे में एक सोफे पर सिमटी बैठी थी। बत्तियां बंद थीं। जब दरवाजा खुला तो सड़क से रोशनी अंदर आई और एक जोर की आवाज गूंजी, पुलिस! प्रिया, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने केवल अपना थका हुआ, भावहीन, आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया।
वो जानती थी। वो इस पल का इंतजार कर रही थी। बाहरी और भीतरी दोनों तरह की भागदौड़ आखिरकार खत्म हो गई थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पूछताछ कक्ष में आधी रात को लगभग पूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पुराने एयर कंडीशनर की भनभनाहट और प्रिया सिंह के थके हुए, भावहीन चेहरे पर सीधी पड़ती सफेद नियॉन लाइट थी। वो यहां 3 घंटे से थी। 3 घंटे, उस पल से जब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उसके घर का दरवाजा खुला था। प्रिया का टूटना कोई चीख पुकार या हाथापाई नहीं थी। ये एक समर्पण था, जैसे कोई बांध जो बहुत लंबे समय से दबाव झेल रहा हो, और जब वो टूटता है तो वो चुपचाप टूटता है, जिससे पछतावा, भय और थोड़ी सी राहत के आंसू बहने लगते हैं। बाहरी और भीतरी दोनों तरह की भागदौड़ आखिरकार खत्म हो गई थी। प्रिया के सामने डीसीपी अजय कुमार थे। उन्होंने न तो चिल्लाया, न ही मेज पर हाथ मारा। वो जानते थे कि इस तरह के अपराधी के लिए एक अनिच्छुक अपराधी अंदर से टूटना किसी भी बाहरी दबाव से ज्यादा भयानक होता है। उन्होंने मेज पर रिकॉर्डर रखा, बगल में एक गिलास गर्म पानी। हम सब कुछ जानते हैं प्रिया, उन्होंने एक गहरी स्थिर आवाज में शुरू किया। रोहन की कार के डैश कैम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मिन्नतें, उसकी धमकियां और हत्या की आवाज भी। प्रिया ने सिर नहीं उठाया। उसके कंधे कांप रहे थे। वो जानती थी कि कोई भी इनकार व्यर्थ है। हम यहां तुम्हारे रिश्ते पर फैसला सुनाने के लिए नहीं है, डीसीपी कुमार ने जारी रखा। हम यहां अपराध को स्पष्ट करने के लिए हैं। अब तुम खुद बताओ, शुरू से अंत तक सब कुछ बताओ। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम्हें थोड़ी सी भी नरमी मिल सकती है। प्रिया ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया, और फिर उसने बताना शुरू किया। उसकी आवाज कर्कश और टूटी हुई थी, जैसे किसी दुखद अतीत से एक टेप को रिवाइंड किया जा रहा हो। प्रिया की कहानी समाज में एक महिला की एक विशिष्ट त्रासदी थी। उसने जल्दी शादी कर ली थी विक्रम सिंह से, जो एक पुरुषवादी और हिंसक व्यक्ति था। वह अपनी छोटी मैकेनिकल वर्कशॉप से पैसे कमाता था, लेकिन वो प्रिया को अपनी संपत्ति समझता था। उसका जीवन 4 दीवारों, अकारण मारपीट और अत्यधिक अकेलेपन और घुटन से भरा था। मैं घर में एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं थी, प्रिया सिसकी। मुझे कहीं जाने, दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति, वो बीमारू रूप से ईर्ष्यालु थे। वो मुझ पर हर पल नजर रखते थे। और फिर रोहन शर्मा आया, लगभग 6 महीने पहले, एक दुर्लभ अवसर पर, जब उसके पति ने उसे अपनी बीमार मां से मिलने की इजाजत दी। तो प्रिया ने एक राइड हेलिंग टैक्सी बुलाई। वो रोहन की कार थी। रोहन शुरू में उसके पति के बिल्कुल विपरीत एक व्यक्ति के रूप में सामने आया। वो विनम्र था, वो सुनता था। प्रिया को रोते देख उसने पूछा और सांत्वना दी। उसने प्रिया को अपना निजी फोन नंबर दिया। कहा, जब भी तुम दुखी हो मुझे फोन करना। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, पैसे नहीं लूंगा, बस एक दोस्त की तरह। एक महिला जो अकेलेपन में डूब रही थी, उसे अचानक एक सहारा मिल गया। मुफ्त की सवारी शुरू हुई, पहले कॉफी के लिए, फिर खाने के लिए, फिर और दूर। रोहन एक समझदार व्यक्ति, एक कंधा जिस पर प्रिया झुक सकती थी, के रूप में आया, और जो होना था वो हुआ। वे एक दूसरे के करीब आ गए। वो गुप्त संबंध प्रिया के लिए एक पलायन था, एक मीठा जहर जिसे वो जानती थी कि गलत है, लेकिन छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन मैं हमेशा डर में जीती थी, प्रिया ने कबूल किया। मुझे अपने पति से डर लगता था। अगर विक्रम को पता चलता तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार डालते। लगभग 1 महीने पहले प्रिया के पति को शक होने लगा। उसने प्रिया को चुपके से मैसेज करते देखा। उसने पूछताछ की, प्रिया को और ज्यादा पीटा। बहुत डरकर प्रिया ने इसे खत्म करने का फैसला किया। उसने रोहन से संबंध तोड़ लिया। और तभी उस विनम्र ड्राइवर का असली चेहरा सामने आया। वो नहीं माना। प्रिया कांपते हुए याद करती है। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे बिना नहीं जी सकता। मैं बहुत डर गई। मैंने अपना नंबर बदल दिया, उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन रोहन ने किसी तरह प्रिया का नया फोन नंबर और घर का पता ढूंढ लिया।
और उसने ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का खेल शुरू कर दिया। उसने कहा, प्रिया की आवाज टूट गई। उसने कहा कि जब हम साथ थे तो उसने चुपके से एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। उसने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैं उसे खुश करना जारी नहीं रखती तो वो सीधे वो क्लिप मेरे पति को भेज देगा। ये ठीक वही था जो जांच टीम ने सुना था। उसने मुझे अपना यौन गुलाम बना लिया, प्रिया हताशा में चिल्लाई। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे मैं चाहिए थी। जब भी वो चाहता वो फोन करता और मुझे जाना पड़ता। अगर नहीं तो मेरे पति को पता चल जाता। मैं मर मर कर जी रही थी। हत्या की रात प्रिया के पति ने एक ईर्ष्या के दौरे के बाद उसका फोन तोड़ दिया और घोषणा की, अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। उसी समय रोहन लगातार नए फोन पर धमकी भरे संदेश भेज रहा था। आज रात या तो तुम मुझसे मिलने आओ या तुम्हारे पति को एक तोहफा मिलेगा। एक तरफ हिंसक पति, दूसरी तरफ कमीना प्रेमी। प्रिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात मैंने मौत के बारे में सोचा था। प्रिया ने कबूल किया। मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलूंगी, मैं उससे आखिरी बार विनती करूंगी। अगर वो नहीं मानता तो मैं उसके सामने ही आत्महत्या कर लूंगी। तो चाकू? डीसीपी कुमार ने पूछा। हां, वो चाकू मैं अपने साथ ले गई थी। प्रिया ने फुसफुसाया। मैंने रसोई से एक छोटा फल काटने वाला चाकू लिया। मैंने उसे अपनी जैकेट की जेब में छिपा लिया। मेरा इरादा उससे आत्महत्या करने का था, मैं कसम खाती हूं। और फिर उसने कार में हुई पूरी घटना को फिर से बताया, जो ऑडियो टेप से पूरी तरह मेल खाती थी। हताश विनती, रोहन का क्रूर इनकार और अंतिम विकृत मांग, तुम्हें यहीं मुझे खुश करना होगा। वो मुझ पर झपटा। प्रिया बुरी तरह कांप रही थी। उसने मेरी शर्ट फाड़ दी। उसने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारे पति को देखने दो। मैं बहुत घबरा गई। मैं चिल्लाई, छोड़ो मुझे। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला। मुझे नहीं पता कि मैंने कब छुरा घोंपा। मैंने बस अंधाधुंध छुरा घोंपा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे बस खून दिखाई दे रहा था। जब वो होश में आई तो रोहन स्टीयरिंग व्हील पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, खून बह रहा था। वो मर चुका था। अत्यधिक घबराहट हावी हो गई। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। प्रिया रोई। मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार था, मेरे पति को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर उस पागलपन में एक मूर्खतापूर्ण ठिकाने लगाने की योजना, जैसा कि उसने खुद स्वीकार किया, बन गई। उसने भारी लाश को ड्राइवर की सीट से खींचा, उसे सड़क पर गिरा दिया। फिर वो एक कमजोर महिला कांपते हुए यात्री सीट से चढ़कर ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। उसने अपने प्रेमी की लाश के साथ कार चलाई, जो उसके पैरों के पास पड़ी थी, और ठाणे के अंधेरे में चली गई। वो उस खाली मैदान तक गई। उसने कार रोकी। डर की एक अलौकिक शक्ति के साथ उसने लाश को घसीटा और झाड़ियों में फेंक दिया। फिर मुझे याद आया, प्रिया ने कबूल किया। मुझे इसे एक डकैती जैसा बनाना था। मैं वापस गई। मैंने उसकी जेबें बाहर निकाली। मैंने उसका बटुआ, उसका फोन ले लिया। मैंने उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद वो कार में वापस लाई, लेकिन उसने वहां कार छोड़ने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि लोग लाश देखेंगे और फिर कार देखेंगे। मुझे इसे कहीं और ले जाना था। वो घबराहट की स्थिति में खून से लथपथ और 5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती रही। एक बंद गली में पहुंचकर उसने देखा कि ये बहुत सुनसान है और उसने कार वहीं छोड़ दी। मैंने दरवाजे पर खून के कुछ धब्बे पहुंचने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां एक डैश कैम है, प्रिया सिस्की। अगर मुझे पता होता पीड़ित का बटुआ और फोन कहां है। मैंने उन्हें फेंक दिया। मैं कार छोड़ने की जगह से पैदल भागी। मैं सड़क के किनारे भागी। मैंने बटुआ एक नाले में फेंक दिया। मैंने फोन तोड़कर उसे एक कूड़ेदान में फेंक दिया। और चाकू, हथियार तुमने कहां फेंका? यह महत्वपूर्ण सवाल था। प्रिया ने याद करने की कोशिश की। उसका चेहरा सिकुड़ गया। चाकू, उस पर अभी भी खून लगा था। जब मैं भाग रही थी तो वो मेरे हाथ में था। मैं बहुत डर गई थी।
जब मैं एक पुल के ऊपर से गुजरी, एक छोटी सी नहर के ऊपर, मैंने उसे फेंक दिया। मैंने उसे उस नहर में फेंक दिया। बयान स्पष्ट था। डीसीपी कुमार ने तुरंत आदेश दिया। उसी रात एक टीम प्रिया सिंह को लेकर उस इलाके में गई। प्रिया हथकड़ी पहने कांपते हुए एक छोटी काली बदबूदार नहर की ओर इशारा किया, जो सड़क के नीचे से बह रही थी। वहां नीचे मैंने उसे वहीं फेंका था। हेडलाइट की रोशनी में एक तत्काल तलाशी अभियान चलाया गया। 3-4 पुलिसकर्मी काले पानी में उतरे, डंडों और चुंबकों का उपयोग करके धातु की खोज की। लगभग 1 घंटे के बाद एक क्लिक की आवाज आई। चुंबक ने एक धातु की वस्तु को पकड़ लिया था। उन्होंने उसे ऊपर खींचा, उसे गाढ़े कीचड़ से बाहर निकाला। वो एक चाकू था, एक फल काटने वाला चाकू, पीले प्लास्टिक के हैंडल और पतली ब्लेड वाला। हालांकि ये कीचड़ से सना हुआ था, लेकिन कोई गलती नहीं हो सकती थी। मिल गया। प्रिया सिंह ने जब चाकू देखा, वो वस्तु जिसे वो आत्महत्या करने के लिए लाई थी और जो अब हत्या का सबूत बन गई थी, वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। बयान की पुष्टि हो गई थी, हथियार मिल गया था। पूरा मामला बंद हो गया था। केवल एक मरे हुए आदमी और एक जीवित महिला की त्रासदी बची थी, लेकिन उसका जीवन भी समाप्त हो गया था। प्रिया सिंह की गिरफ्तारी, उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले विस्तृत बयान और बदबूदार नहर के नीचे से फल काटने वाले चाकू, यानी हत्या के हथियार की बरामदगी ने मूल रूप से जांच फाइल को बंद कर दिया था। डीसीपी अजय कुमार के नेतृत्व में जांच टीम के पास अब लगभग एक आदर्श सबूतों का सेट था। हत्यारा, मकसद, संवेदनशील क्लिप से धमकी, हथियार, चाकू और सबसे महत्वपूर्ण अकाट्य वस्तुनिष्ठ सबूत, डैश कैम रिकॉर्डिंग। एक टैक्सी डकैती के धुंधले मामले से यह मामला एक प्रेम त्रासदी के रूप में स्पष्ट हो गया था। हालांकि आपराधिक प्रक्रिया में आरोपी का बयान चाहे कितना भी विस्तृत क्यों न हो, उसे अन्य जांच उपायों से सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। जब फाइल अभियोजन पक्ष को भेजी जाती है, तो रिकॉर्ड की पूर्ण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी बचाव पक्ष के वकील द्वारा उठाई जा सकने वाली किसी भी खामी को बंद करने के लिए जांच टीम ने एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जांच पुनर्निर्माण के आदेश को मंजूरी दे दी गई। प्रिया सिंह, जो अब एक संदिग्ध से आरोपी बन चुकी थी, को अस्थायी हिरासत से बाहर लाया गया। क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस और अभियोजक के कार्यालय की विशेष गाड़ियों का एक काफिला चुपचाप मुख्यालय से निकला। इस बार वे रात में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में गए। इस अपराध के पुनर्निर्माण को प्रकाश में पूरे कैमरे, फोटोग्राफर और संबंधित पक्षों की उपस्थिति में होना था। पहला गंतव्य बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की वो सड़क जहां प्रिया उस फेटफुल रात को रोहन की कार में बैठी थी। प्रिया जेल की धारीदार वर्दी में, शरीर दुबला, थका हुआ, बाल छोटे कटे हुए, हथकड़ी पहने हुए लाई गई थी। उसे उस कृत्य को फिर से करना था। गली से बाहर निकलना, कार का दरवाजा खोलना, पुनर्निर्माण के लिए एक समान इटियोस कार का इस्तेमाल किया गया और यात्री सीट पर बैठना। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य ठाणे में टिन की दीवार वाला वो खाली मैदान, हत्या का मुख्य स्थल। इस क्षेत्र को तुरंत सील कर दिया गया। हत्या के पुनर्निर्माण की खबर सुनकर उत्सुक भीड़ दूर से इकट्ठा हो गई थी, फुसफुसा रही थी और चर्चा कर रही थी। प्रिया सिंह को कार से बाहर निकाला गया। जैसे ही उसने उस पुरानी टिन की दीवार को फिर से देखा, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी, वो अचानक बुरी तरह कांपने लगी। उस रात की भयानक यादें वापस आ गईं। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और सिसकने लगी। आरोपी, खड़े हो जाओ और अपने पूरे कृत्य को फिर से करो, एक जांचकर्ता ने आदेश दिया। उन्होंने प्रिया को एक नकली चाकू, एक प्रॉप दिया और ड्राइवर की सीट पर पीड़ित रोहन शर्मा के जैसे ही कपड़े पहने एक पुतला रखा गया था। प्रिया को आंसुओं में फिर से अभिनय करना पड़ा। उसे वो दृश्य फिर से करना पड़ा जिसमें उसने विनती की थी। उसे वो दृश्य फिर से करना पड़ा जिसमें रोहन का प्रतीक पुतला उस पर झपटा था। और फिर सबसे दर्दनाक क्षण, उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी।
नकली चाकू पकड़ना पड़ा और पुतले पर अंधाधुंध छुरा घोंपने के कृत्य को फिर से करना पड़ा। कैमरे के क्लिक की आवाज गूंज उठी, हर कोण, हर हाव भाव को रिकॉर्ड करते हुए, पीड़ित के शरीर पर घावों से मिलान करते हुए। पुतले पर हर एक वार के साथ प्रिया एक चीख निकालती। ये एक क्रूर हत्यारे की चीख नहीं थी, ये हताशा, अत्यधिक पश्चाताप की चीख थी। वो पूरी तरह से टूट गई। पुनर्निर्माण को कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा ताकि चिकित्सा कर्मचारी उसे शांत कर सकें और उसे होश में ला सकें। तीसरा गंतव्य, ठिकाने लगाने की यात्रा। यह सबसे जटिल हिस्सा था। आरोपी प्रिया को इस बार ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए कहा गया। उसे खुद पुनर्निर्माण कार को चलाना था, जिसमें खून रंग से सना पुतला यात्री सीट पर बैठा था, और ठीक उसी रास्ते को फिर से बनाना था जिस पर वो उस रात गई थी। पुनर्निर्माण का काफिला प्रिया की याददाश्त के अनुसार चला और डैशकैम के डेटा के साथ समानांतर रूप से मिलान किया गया। कार ठाणे की सुनसान धूल भरी सड़कों पर चली। प्रिया बेहोशी में गाड़ी चला रही थी, उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। चौथा गंतव्य, उस खाली मैदान में जहां लाश फेंकी गई थी, काफिला रुका। इस क्षेत्र को भी सील कर दिया गया था। प्रिया को कृत्य को फिर से करने के लिए कहा गया। कार का दरवाजा खोलना और पुतले को ड्राइवर की सीट से बाहर खींचना। इस समय जांचकर्ताओं ने संघर्ष देखा। पुतला हालांकि नकली था, लेकिन उतना ही भारी था। प्रिया, छोटे कद की को लाश को 10 मीटर से अधिक घसीटकर झाड़ियों में ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी मजबूत कैसे हो गई। प्रिया ने घबराहट में बुदबुदाया, डर की ताकत को याद करते हुए। उसे वो दृश्य फिर से करना पड़ा जिसमें उसने कांपते हुए पुतले की जेबें बाहर निकाली थीं। बटुआ और फोन लेने का नाटक किया था। झूठे घटनास्थल को बनाने के हर कृत्य को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया गया। पांचवा गंतव्य, वो बंद गली जहां कार छोड़ी गई थी। काफिला और 5 किलोमीटर चला। प्रिया ने कार को ठीक उसी गली में रोका। उसे कृत्य को फिर से करने के लिए कहा गया। स्टीयरिंग व्हील और दरवाजे पर खून के धब्बे पोंछने की कोशिश करना, उस रूमाल से जिसे बाद में उसने कचरे के साथ फेंकने का दावा किया था। उसने पोंछा था, लेकिन ठीक जैसा कि कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, उसने रियर व्यू मिरर के क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जहां भाग्य की आंख छिपी हुई थी। छठा और सातवां गंतव्य, नहर और कूड़ेदान। प्रिया ने अपनी घबराई हुई पैदल यात्रा को फिर से बनाया। उसने पुल की ओर इशारा किया। मैंने यहां खड़े होकर चाकू नीचे फेंका था। फिर उसने एक कचरा ट्रांसफर स्टेशन की ओर इशारा किया। मैंने फोन तोड़ा और उसे वहां फेंक दिया। बटुआ भी यहीं कहीं था। पुनर्निर्माण लगभग पूरे दिन चला। इसने प्रिया सिंह की ताकत को खत्म कर दिया, लेकिन जांच टीम को एक अकाट्य फाइल प्रदान की। प्रिया के बयान में हर विवरण वास्तविक घटनास्थल, डैशकैम के डेटा और फोरेंसिक सबूतों से पूरी तरह मेल खाता था। घावों का क्रम, लाश को घसीटने का तरीका, यात्रा का मार्ग, हथियार फेंकने का स्थान, कोई खामी नहीं बची थी। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हत्यारा केवल एक ही था, प्रिया सिंह, जिसने अत्यधिक घबराहट और कोने में धकेल दिए जाने पर हत्या से लेकर ठिकाने लगाने तक की पूरी श्रृंखला को अकेले, बिना किसी साथी के अंजाम दिया था। उस दिन जब सूरज ढलने लगा तो काफिला प्रिया को वापस अस्थायी हिरासत में ले गया। कार में वो अब रो नहीं रही थी। वो बस चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां शहर में रोशनी जल रही थी। उसका जीवन और रोहन शर्मा का जीवन उस भयानक रात को आधिकारिक तौर पर बुझ गया था। कुछ दिनों बाद डीसीपी अजय कुमार ने जांच निष्कर्ष रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। सैकड़ों पन्नों की पूरी केस फाइल, सबसे महत्वपूर्ण सबूतों के साथ मेमोरी कार्ड, डैश कैम और फल काटने वाला चाकू सावधानी से सील कर दिए गए। फाइल को मुंबई लोक अभियोजक के कार्यालय में प्रिया सिंह पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश के साथ भेजा गया, लेकिन निष्कर्ष में जांचकर्ताओं ने मामले की पृष्ठभूमि पर भी विशेष रूप से जोर दिया। पीड़ित ने आरोपी को धमकी दी, नियंत्रित किया और मजबूर किया था।
जिससे आरोपी ने तीव्र मानसिक उत्तेजना की स्थिति में अपराध किया। ये एक महत्वपूर्ण परिस्थिति होगी, एक महत्वपूर्ण कानूनी गांठ जिस पर आगामी मुकदमे में गर्मागर्म बहस होगी। जांच निष्कर्ष रिपोर्ट के पूरा होने और अभियोजक के कार्यालय में भेजे जाने के साथ ही मामले का रहस्य का पर्दा जनता के सामने आंशिक रूप से खुल गया। प्रारंभिक जानकारी, जो पहले एक क्रूर टैक्सी ड्राइवर की हत्या और डकैती का मामला थी, अब सही कर दी गई थी। सच्चाई जब लीक हुई तो और भी चौंकाने वाली और जटिल थी। हत्यारा एक महिला थी, एक बेवफा पत्नी, और मकसद था खुद पीड़ित, जो उसका प्रेमी भी था, द्वारा संवेदनशील क्लिप का उपयोग कर ब्लैकमेल और धमकी देना। मामला, जो एक आपराधिक समाचार था, तुरंत सोशल मीडिया मंचों और मुंबई के नुक्कड़ कैफे में सबसे गर्म विषय बन गया। यह अब केवल एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, इसने सामाजिक मुद्दों के एक छत्ते को छेड़ दिया था। व्यभिचार, घरेलू हिंसा और यौन ब्लैकमेल। जनता की राय पहली बार एक हत्या के मामले में दो स्पष्ट धाराओं में विभाजित हो गई थी। एक बहुत मजबूत धारा आश्चर्यजनक रूप से हत्यारे के प्रति अपनी घृणा को निर्देशित नहीं कर रही थी। वे ज्यादातर महिलाएं थीं, गृहिणियां जिन्होंने प्रिया सिंह के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। चर्चा मंचों पर हजारों टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। पढ़कर दुख भी होता है और गुस्सा भी। प्रिया के लिए दुख होता है, जो एक हिंसक पुरुषवादी पति के साथ रहती थी। बाहर कदम रखा तो एक धोखेबाज, एक यौन ब्लैकमेलर मिल गया। जब कोने में धकेल दिया गया और कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो प्रतिरोध स्वाभाविक था, मरना ही उसके लायक था। जो आदमी अपनी प्रेमिका की संवेदनशील क्लिप को चुपके से रिकॉर्ड करने और उसे नियंत्रित करने, मजबूर करने जैसा नीच काम करता है, वो जीने के लायक नहीं है। मैं हत्या का समर्थन नहीं करती, लेकिन अगर मैं प्रिया की जगह होती तो शायद मैं भी वही करती। वो एक कोने में फंसा हुआ जानवर थी, उसे आत्मरक्षा के लिए काटना ही पड़ा। ड्राइवर के लिए मौत की सजा और पत्नी के लिए नरमी। दूसरी जनमत की धारा हालांकि कम शोरगुल वाली थी, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण पर उतनी ही दृढ़ थी। कारण जो भी हो, हत्या एक अपराध है। व्यभिचार पहले से ही गलत है। व्यभिचार के अपराध को छिपाने के लिए प्रेमी की हत्या करना और भी गलत है। एक गलती को दूसरी गलती से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सभी का ध्यान, सभी त्रासदियों का केंद्र इंटरनेट पर की गई टिप्पणियां नहीं थीं। ये उन लोगों की त्रासदी थी जो पीछे रह गए थे। हत्यारे और पीड़ित दोनों के परिवार अलग अलग तरीकों से बिखर गए थे। पहली त्रासदी पीड़ित रोहन शर्मा के परिवार की थी। उसकी पत्नी, वो दुबली पतली परेशान महिला, जो ये जानकर बेहोश हो गई थी कि उसके पति की डकैती में हत्या कर दी गई है, अब एक और भी क्रूर सच्चाई का सामना कर रही थी। उसका पति निर्दोष नहीं मरा था, वो अपनी अय्याशी, अपने गंदे व्यवहार के कारण मरा था। ससुराल वाले, जो शुरू में हत्यारे के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे, अब चुप हो गए थे। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और मीडिया से संपर्क नहीं किया। बेटा और पति खोने का दर्द अब शर्मिंदगी और अपमान के साथ मिल गया था। वे एक पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति से अचानक एक दोषी के परिवार बन गए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत अपमानजनक थी। रोहन की वेदी पर जलाई गई अगरबत्ती अब एक बिल्कुल अलग अर्थ रखती थी। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे जटिल त्रासदी विक्रम सिंह, प्रिया सिंह के पति की थी। 38 वर्षीय पुरुषवादी हिंसक व्यक्ति, जो हमेशा परिवार में अपने अधिकार पर गर्व करता था, को पुलिस से एक सूचना मिली। उन्होंने उसे काम के लिए बुलाया ताकि उसे सूचित किया जा सके कि उसकी पत्नी प्रिया सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्रम पुलिस स्टेशन आया। अभी भी उसी घमंडी, उसे यकीन था कि उसकी पत्नी किसी जुए या छोटी मोटी चोरी के मामले में फंसी है। लेकिन जब वो कार्यालय में बैठा और जांच अधिकारी को ये कहते सुना, हमने प्रिया को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, विक्रम स्तब्ध रह गया। हत्या? आप लोग मजाक कर रहे हैं? मेरी पत्नी? वो तो खरगोश की तरह डरपोक है। वो एक मुर्गी भी नहीं मार सकती। वो किसी को कैसे मार सकती है? और फिर सच्चाई सामने आई। प्रिया ने एक टैक्सी ड्राइवर रोहन शर्मा की हत्या कर दी है। कारण यह है कि उन दोनों के बीच अवैध संबंध थे।
उस वाक्य ने उस पुरुषवादी व्यक्ति के अहंकार पर सीधा प्रहार किया। विक्रम खड़ा हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या अवैध संबंध? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उसने ये नहीं पूछा कि उसकी पत्नी ने कैसे हत्या की। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पीड़ित कौन था। पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी अपमान। उसे, विक्रम सिंह को, उसकी पत्नी ने धोखा दिया था। और अधिकारी ने आगे कहा, प्रिया ने कबूल किया है कि उसके व्यभिचार का कारण ये था कि आप उसे नियमित रूप से पीटते थे। उसकी हत्या का कारण ये था कि उसका प्रेमी उसे एक संवेदनशील क्लिप से धमकी दे रहा था। उसे डर था कि अगर आपको पता चला तो आप उसे मार डालेंगे। विक्रम रुक गया, वो अपनी हिंसा के साथ। अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में धकेलने का पहला कारण था, और ये भी उसका डर था जो अंतिम मकसद बन गया, जिसने प्रिया को अंतिम छोर तक धकेल दिया, उसे एक हत्यारे में बदल दिया। विक्रम पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, एक शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ। वो एक साथ एक धोखा खाया हुआ पति और एक अप्रत्यक्ष हत्यारा था। अपमान, गुस्सा, शर्मिंदगी और शायद थोड़ा सा अवचेतन अपराध बोध मिलकर उसे कुचल रहे थे। वो आदमी जो केवल अपनी मुट्ठियों का उपयोग करना जानता था। वो घर गया, ठंडा, खाली घर। अब वो पत्नी नहीं थी जो डर के बावजूद खाने का इंतजार करती थी। उसने रसोई के कोने में देखा जहां फल काटने वाला चाकू गायब था। उसने दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा। कमीने, सब कमीने हैं। वो अब पूरी गली के लिए एक मजाक बन गया था। विक्रम, उस हिंसक आदमी को उसकी पत्नी ने धोखा दिया। ठीक ही हुआ। सोचा क्या था, पता चला उसकी पत्नी ने उसे एक बड़ा झटका दिया। उसकी पत्नी जेल में है, वो घर पर है। पता नहीं किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत भी करेगा या नहीं। एक पुरुषवादी व्यक्ति का पतन कभी कभी मौत से भी बदतर होता है। वो मरा नहीं था, लेकिन उसका दबदबा, उसकी मर्दानगी उसी पत्नी द्वारा मार दी गई थी जिसे वो हमेशा नीचा दिखाता था। इस बीच अस्थायी हिरासत में प्रिया सिंह ने सब कुछ कबूल करने के बाद एक भयानक चुप्पी साध ली थी। वो अब रो नहीं रही थी, वो बस सफेद दीवार को घूर रही थी। उसे तीव्र मानसिक उत्तेजना की स्थिति में अपराध करने की परिस्थिति के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे पछतावा था, अपने पति को धोखा देने का पछतावा था। भले ही उसका पति हिंसक था, लेकिन ये अभी भी एक पाप था। एक धोखेबाज पर मूर्खतापूर्ण विश्वास करने का पछतावा था, और एक जान लेने का अत्यधिक पछतावा था। भले ही रोहन एक कमीना था, लेकिन वो उसके हाथों इतनी भयानक मौत का हकदार नहीं था। मैं बस मरना चाहती हूं, प्रिया ने जेलर से कहा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे पति, और अगर मेरे बच्चे होते तो वे कैसे जीते। इस त्रासदी में कोई विजेता नहीं था। पीड़ित रोहन शर्मा को अपनी गंदगी की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। हत्यारा प्रिया सिंह ने सब कुछ खो दिया, स्वतंत्रता, सम्मान, परिवार और खुद के अंदर का इंसान। और पति विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी, अपना सम्मान खो दिया, और उसे जीवन भर इस सच्चाई के साथ जीना होगा कि वो खुद इस त्रासदी का एक हिस्सा था। अब सब कुछ केवल एक दिन का इंतजार कर रहा था। वो दिन जब अदालत बैठेगी, वो दिन जब कानून निष्पक्ष रूप से ये तौलेगा कि अपराध, पश्चाताप और त्रासदी में से कौन सा पलड़ा भारी है, और एक अंतिम फैसला सुनाएगा। कुछ महीने बाद मुंबई की सत्र अदालत ने आरोपी प्रिया सिंह 31 वर्ष पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत मुकदमे की पहली सुनवाई शुरू की। मामले की विशेष प्रकृति के कारण, एक ऐसा मामला जिसमें हत्यारे और पीड़ित के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी और जिसने जनता का विशेष ध्यान आकर्षित किया था, अदालत खचाखच भरी हुई थी। उस दिन अदालत कक्ष में कानूनी अधिकारियों के अलावा 2 परिवार थे जो विपरीत दर्द झेल रहे थे। पीड़ित के प्रतिनिधि के रूप में रोहन शर्मा की विधवा पत्नी थी। वो वहां अपने पति की तस्वीर को गले लगाए बैठी थी। उसकी आंखें भावहीन थीं, जो एक दोहरे दर्द को दर्शा रही थीं, पति को खोने का दर्द और धोखे का अपमान।
थोड़ी दूर पर विक्रम सिंह आरोपी का पति था। वो अदालत में एक रिश्तेदार के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के पतन के एक अनिच्छुक गवाह के रूप में आया था। उस पुरुषवादी व्यक्ति के चेहरे पर अब थकान, शर्मिंदगी और घृणा छाई हुई थी। सुबह 9 बजे आरोपी प्रिया सिंह को अदालत कक्ष में लाया गया। वो बहुत दुबली हो गई थी, जेल की वर्दी में छोटी सी लग रही थी। जब दरवाजा खुला तो प्रिया रुक गई। उसकी पहली नजर अपने पति पर पड़ी। विक्रम ने उसे पत्थर जैसी ठंडी नजरों से देखा, एक तिरस्कार भरी नजर। प्रिया ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। फिर उसने रोहन की पत्नी को देखा। एक अत्यधिक अपराध बोध ने उसे घेर लिया। प्रिया कांपते हुए कटघरे के सामने ही घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने पीड़ित की पत्नी की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं आपसे माफी मांगती हूं बहन जी, मैं मरने के लायक हूं। मुझे माफ कर दो। प्रिया की सिसकियों की आवाज ने अदालत की चुप्पी को तोड़ दिया। पीठासीन न्यायाधीश को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथौड़ा बजाना पड़ा और पुलिस को आरोपी को उसकी जगह पर ले जाने का आदेश देना पड़ा। मुकदमा शुरू हुआ। पूरी चार्जशीट पढ़ी गई। व्यभिचार के संबंध से लेकर रोहन द्वारा चुपके से क्लिप रिकॉर्ड करने, यौन शोषण की धमकी देने और हत्या की रात की घटनाओं तक हर विवरण स्पष्ट रूप से फिर से प्रस्तुत किया गया। मुकदमे का केंद्र ये नहीं था कि प्रिया ने हत्या की थी या नहीं, क्योंकि डैश कैम के सबूत अकाटिव है। केंद्र बिंदु सजा कम करने वाली परिस्थितियों पर बहस में था। प्रिया के लिए नियुक्त बचाव पक्ष के वकील ने तीखे तर्क दिए। सम्मानित अदालत, आरोपी प्रिया द्वारा किसी की जान लेना गलत है, ये कानून का गंभीर उल्लंघन है, लेकिन हमें मामले की प्रकृति को देखना होगा। हत्यारा बनने से पहले आरोपी प्रिया एक पीड़ित थी, घरेलू हिंसा की शिकार। जैसा कि उसके पति ने अदालत में स्वीकार किया कि वो गुस्से में उसे धक्का देता था। और इससे भी गंभीर बात यह है कि आरोपी यौन ब्लैकमेल का शिकार थी, जो खुद पीड़ित रोहन शर्मा द्वारा किया गया एक नीच अवैध कार्य था। वकील ने प्रिया की ओर इशारा किया। आरोपी को एक कोने में धकेल दिया गया था। आरोपी ने शुरू में आत्महत्या करने के इरादे से चाकू अपने साथ रखा था। हत्या का कृत्य तभी हुआ जब पीड़ित रोहन ने विनती के बावजूद बल का प्रयोग करना जारी रखा। आरोपी पर हमला किया और उसकी शर्ट फाड़ दी ताकि वो अपनी नीच हरकत को अंजाम दे सके। ये पीड़ित के गंभीर अवैध कृत्य के कारण तीव्र मानसिक उत्तेजना की स्थिति में की गई हत्या है। वकील ने अदालत से इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सजा कम करने या इसे एक विशेष म्यागचाइम परिस्थिति के रूप में मानने का अनुरोध किया। जवाब में अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने दृढ़ता से तर्क दिया। अभियोजन पक्ष मानता है कि पीड़ित रोहन शर्मा की गलती थी। वो गलती नैतिक रूप से गलत थी और एक अन्य अपराध के संकेत देती थी। हालांकि पीड़ित की गलती के कारण किसी की जान लेने के कृत्य को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आरोपी प्रिया ने मुलाकात के समय जानबूझकर हथियार यानी चाकू अपने साथ रखा था। ये दर्शाता है कि आरोपी ने तैयारी की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जोर दिया, भले ही ये मान लिया जाए कि पहला चाकू का वार तीव्र उत्तेजना में था, तो उसके बाद आरोपी का व्यवहार क्या था? आरोपी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय आरोपी ने अपराध को छिपाने के लिए एक सोची समझी श्रृंखला में काम किया। लाश को ठिकाने लगाना, डकैती का दृश्य बनाना, कार को कहीं और ले जाकर फेंकना, ये कार्य एक ठंडे दिमाग की शांति को दर्शाते हैं, न कि एक उत्तेजित व्यक्ति के व्यवहार को। अभियोजन पक्ष ने हत्या के आरोप को बनाए रखा और एक कड़ी सजा की मांग की। पूरा अदालत कक्ष चुपचाप इंतजार कर रहा था। जब उसे अंतिम शब्द कहने के लिए कहा गया, तो प्रिया सिंह एक बार फिर घुटनों के बल गिर पड़ी। आरोपी जानती है कि उसका अपराध अक्षम्य है, वो सिसकी। आरोपी ने अपने पति को धोखा देकर पहली गलती की। आरोपी रोहन की आत्मा से माफी मांगती है। आरोपी रोहन की पत्नी से माफी मांगती है। आरोपी अपने पति से माफी मांगती है। आरोपी अपने माता पिता से माफी मांगती है। आरोपी अदालत से नरमी की भीख नहीं मांगती। आरोपी केवल अदालत से एक निष्पक्ष फैसला सुनाने का अनुरोध करती है,
ताकि आरोपी को जल्द से जल्द अपने पापों की कीमत चुकाने का मौका मिले। एक लंबी विचार विमर्श की अवधि के बाद न्यायाधीशों की पीठ वापस आई। पीठासीन न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा। अदालत का मानना है कि यह एक विशेष रूप से गंभीर मामला है जिसने जनता में आक्रोश पैदा किया है। आरोपी प्रिया सिंह के कृत्य ने पीड़ित रोहन शर्मा की जान ले ली, जो अस्वीकार्य है। हालांकि अदालत यह भी देखती है कि मामले का मूल कारण खुद पीड़ित की गंभीर गलती से उपजा है। पीड़ित रोहन ने आरोपी की कमजोरी और कठिन परिस्थितियों का फायदा उठाकर उसे व्यभिचार के लिए फुसलाया। जब आरोपी ने संबंध खत्म करना चाहा, तो पीड़ित ने चुपके से एक संवेदनशील क्लिप रिकॉर्ड की। उसका इस्तेमाल आरोपी को धमकी देने, नियंत्रित करने और यौन शोषण करने के लिए किया। ये एक गंभीर अवैध कृत्य है जो किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान और गरिमा का उल्लंघन करता है। हत्या की रात खुद पीड़ित ने आरोपी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना जारी रखा, जिससे प्रतिरोध और अपराध हुआ। इसलिए अदालत बचाव पक्ष के वकील के तर्क को आंशिक रूप से स्वीकार करती है। ये निर्धारित करती है कि आरोपी ने पीड़ित के गंभीर अवैध कृत्य के कारण मानसिक उत्तेजना की स्थिति में अपराध किया है। इसके अलावा अदालत अन्य स्म्यकचायम परिस्थितियों को भी नोट करती है। आरोपी ने ईमानदारी से कबूल किया, पश्चाताप किया, हथियार छिपाने की जगह बताई, जांच एजेंसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया और आरोपी का परिवार विक्रम सिंह गुस्से के बावजूद स्वेच्छा से पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के खर्च का एक हिस्सा चुकाया है। हालांकि पीठासीन न्यायाधीश ने ऊंची आवाज में कहा, आरोपी द्वारा लाश को ठिकाने लगाने और घटनास्थल को सजाने का कृत्य अत्यंत परिष्कृत था, जो कानून के प्रति उपेक्षा की भावना को दर्शाता है और एक निवारक के रूप में पर्याप्त रूप से कठोर सजा की आवश्यकता है। विचार विमर्श के बाद अदालत फैसला सुनाती है। आरोपी प्रिया सिंह को हत्या का दोषी पाया जाता है। उसे 18 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। एक ऐसी सजा जो न तो मौत की सजा थी और न ही आजीवन कारावास, जैसा कि जनता अनुमान लगा रही थी। लेकिन ये कोई हल्की सजा भी नहीं थी। 18 साल की कैद, ये प्रिया सिंह के जीवन का लगभग पूरा बचा हुआ हिस्सा था। फैसला सुनकर प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू बह निकले। उसने इसे स्वीकार कर लिया। विक्रम सिंह, उसका पति, चुपचाप खड़ा हुआ और अदालत से चला गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उनका विवाह भी यहीं समाप्त हो गया था। रोहन की पत्नी रो पड़ी, ये मानते हुए कि ये सजा उसके पति के हत्यारे के लिए बहुत हल्की थी। लेकिन उसका दर्द धोखे का दर्द था, जिसे कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। बंद गाड़ी प्रिया को वापस जेल ले गई। 18 साल, ये वो कीमत थी जो उसे एक पल की कमजोरी, एक पापी प्रेम संबंध और रात में एक घातक चाकू के वार के लिए चुकानी पड़ी थी। त्रासदी समाप्त हो गई, लेकिन वफादारी, विश्वास और इंसानी क्रूरता का दर्द और सबक अभी भी बाकी था। आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे सबके साथ साझा करने के लिए हमें जरूर बताएं। हम सब मिलकर सुनेंगे।